स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने वैदिक काल का जो वैदिक सभ्यता का फर्स्ट वीडियो था हम लोगों ने उसमें देखा था, ठीक है। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो लास्ट में था वो वीडियो स्टॉप हो गया था। हम लोगों ने उपनिषद का जो कॉलम था वो छूट गया था, ठीक है। तो उसका जो PDF है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ठीक है उस पर पूरा एक PDF दे दूंगा जिसमें से आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको इसका भी PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं जो वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार थे, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चर्चा करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड किया था। एक उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है, एक त्रिवेदिक कालीन। तो यहाँ ठीक है सबसे प्राचीन कौन था? त्रिवेदिक कालीन। तो पहले त्रिवेदिक की बात करते हैं, त्रिवेद या पूर्व वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। तो चलिए ये फैला, इसकी लोकेशन क्या थी, फैला कहाँ हुआ था? तो फैला कहाँ था? अफगानिस्तान। जो ये अफगानिस्तान का एरिया है ना, ये अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का हिस्सा, जो ये पाकिस्तान का हिस्सा है आपका, ठीक है। पंजाब का हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर का, और हरियाणा का, दिल्ली का, ठीक है। जो उत्तरी राजस्थान है वो हिस्सा, और पश्चिमी यूपी। तो ये पूरा देखा जाए तो कितने एरिया में फैला हुआ था? तो ये पूरा इतने एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने नेम देखा था जिसे हम लोगों ने सप्त सिंधु प्रदेश या सिंधु प्रदेश, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश वैसे बोलते हैं, ब्रह्मव्रत प्रदेश या ब्रह्म प्रदेश के नाम से। तो ये जो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र था इसे क्या बोलते थे? सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे, ठीक है। उसके नीचे गंगा यमुना का द्वाब था, उसके बीच का जो एरिया था उसे क्या बोलते थे? ब्रह्मवर्त प्रदेश या ब्रह्म प्रदेश। तो ये जो एरिया है ना, इतने में जो त्रिवैदिक कालीन सभ्यता थी, भौगोलिक विस्तार था इतने भाग में। तो आपने ये भौगोलिक विस्तार देख लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग उत्तर में कहाँ तक फैला होता है, तो उत्तर में आप देखेंगे, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान। कहाँ तक? उत्तर में, ये देखिए लिखा है उत्तर में कहाँ तक? उत्तर में आपका ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उत्तर में था। उसके बाद दक्षिण में कहाँ था? आरावली जो पर्वत है ना राजस्थान, ठीक है, आरावली पर्वत। और पश्चिम में कहाँ? अफगानिस्तान, ठीक है, पश्चिम में कहाँ? अफगानिस्तान। तब फैला होता इधर अफगानिस्तान था, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, नीचे आरावली, और पश्चिम में क्या था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसकी लोकेशन थी तब। अभी हम लोगों ने देखा कि इतने एरिया फैला, तो ये ठीक है। तो ये क्या था आपका? त्रिवैदिक कालीन। अब उत्तर वैदिक कालीन देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन में हम ये देखेंगे कि जो लोकेशन, ये भी गंगा जो यमुना द्वाब था, ठीक है, गंगा यमुना द्वाब, और बिहार की गंडक नदी, ठीक है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत जो कि नर्मदा नदी तक है ना, और वहाँ तक प्लस जो वैदिक कालीन विस्तार था, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा? गंडक नदी बिहार की, ठीक है, नीचे जो ये नर्मदा नदी है ना, आरावली पर्वत तक, ठीक है। और उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, ठीक है, उत्तर में हिमालय। अगर लोकेशन वाले तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में आपका जो गंडक नदी है वहाँ तक, और पूर्व में गंगा यमुना द्वाब, ठीक है। तो यहाँ तक फैला हुआ था। प्लस भौगोलिक विस्तार जो था त्रिवैदिक, यानी दोनों का यह मिला जुला रूप था, ठीक है, इसमें दोनों आगे मिल जाते थे। इसका विस्तार हुआ कैसे? अगर बात करें इसका विस्तार हुआ कैसे, ठीक है, देखिए उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, और पश्चिम में आपका गंडक नदी, ठीक है, सॉरी पश्चिम में आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, पूर्व में गंडक नदी, ठीक है। इसके बाद अब ब्रह्म ऋषि प्रदेश और मध्य देश, ठीक है, मध्य देश हमने बात की थी। यहाँ पर अगर मैप में देखें तो ये आपका क्या था? सिंधु प्रदेश, ब्रह्म प्रदेश, गंगा यमुना द्वाब, उसके बाद मध्य देश, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था मध्य देश के नाम से। ऊपर हिमालय वाला पोर्शन था, हिमालय प्रदेश। तो इतने लोकेशन में पूरा फैला हुआ था। 2 लोकेशन और ऐड हो गए थे, मध्य देश, ठीक है, और ब्रह्म देश पहले से था। इसका विस्तार हुआ कैसे? तो हम देखेंगे आगे, हम लोग अच्छे से इसके बारे में डीपली अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं उस समय के जो पर्वत थे और मरुस्थल थे, समुद्र थे, उनको बोलते क्या थे उस टाइम, ठीक है। तो पर्वत में हम देखें तो पर्वत जो पश्चिमी हिमालय, ठीक है, जो ये पश्चिम वाला हिमालय है, ये वाला पश्चिमी हिमालय, इसे पूर्वी हिमालय बोलते, ठीक है। तो पश्चिमी हिमालय
में कुछ पर्वत हैं, जैसे मूंजवत पर्वत, शिलामंत पर्वत, ठीक है, आजिक पर्वत, सरयानामंत पर्वत या सुसोम पर्वत, ठीक है, ये सारे पर्वत। लेकिन आपको यहाँ मूंजवत पर्वत याद रखना, इसमें ये मूंजवत पर्वत है कहाँ? अफगानिस्तान के जो हिंदू कुश पर्वत है ना, उसी को बोलते हैं मूंजवत पर्वत, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, अभी नहीं सुना होगा तो आप आगे सुनेंगे इसके बारे में, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत, वहाँ पे सोमरस प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने नवे मंडल में बात की थी, जो ऋग्वेद में जो नवा मंडल था उसमें हम लोगों ने बात की सोमरस, किसको? सोम देवता को समर्पित था। तो यहाँ पे सोमरस प्राप्त होता है। ये किसका इसका सेवन कौन करता था? इंद्र, ठीक है। इसको सोमापा कहते थे सोमरस को, तो याद रखिएगा इंद्र इसका सेवन करते थे। तो ये कहाँ प्राप्त होता था? हिंदू कुश पर्वत में। किस में उल्लेख है? मुंजवत, ठीक है, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। मरुस्थल को उस समय क्या बोलते थे ऋग्वेद में? तो आप देखिए मरुस्थल को धन्व बोलते थे, समुद्र को परावत बोलते थे, और जिस समुद्र का उल्लेख है ना अरब सागर, उसका नाम वहाँ पे ऋग्वेद में उल्लेख है अपर कहा गया, ठीक है। अब जरा इसको डीपली हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऋग्वेदिक कालीन विस्तार। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा था 1500 से 1000 BC के बीच में हम लोगों ने इसकी बात भी की थी, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। तो ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है, कितने? 25 नदियों का उल्लेख है, रिवर्स का, जिसमें से वैदिक संहिता में 31 नदियों को उल्लेख है। लेकिन आप ये देखने को मिलेगा जो ऋग्वेद है ना, उसका जो 10वां मंडल है, हमने नदी सूक्त की बात की थी, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, ठीक है। तो जो नदी सूक्त है ना और वर्ण सूक्त, तो ये जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। इस 21 नदियों के बारे में हम ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। तो पहले ऋग्वेद में उल्लेख है इनका, ठीक है। तो अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियाँ पड़ जाती है? तो अफगानिस्तान में काबुल, पहले उसमें कुबा नाम है, किसमें? ऋग्वेद में कुबा, प्रेजेंट टाइम में से काबुल बोलते हैं। और कुर्रुम ऋग्वेद में नेम है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं? कुर्मू, उसमें प्रेजेंट टाइम में कुर्रुम नाम है, ठीक है। सुवास्तु ऋग्वेद में लिखा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्वाद बोलते हैं। गोमती को प्रेजेंट टाइम में गोमल बोलते हैं। तो ये नेम है। जी हाँ, ब्रैकेट लगाना, टाइपिंग में एरर हो गया, ठीक है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे। उसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश, जो 5 नदियों को हमने बात की थी उसमें काफ़ी है। सिंधु पहले है, ठीक है। झेलम है, झेलम को वितस्ता कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। चिनाब को अस्किनी कहा गया है, याद रखिएगा, ये मैचिंग करने को दे देता है कि किस नदी को क्या कहा गया। रावी को पारुश्री कहा जाता है, और व्यास को मरुध्वजा कहा जाता है। इसको विपाशा भी कहा जाता है, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। सतलुज को सुतुदी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। सरस्वती के बारे में ज़्यादा डीप में हम जानते हैं, बट सरस्वती के बारे में बहुत यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है। सरस्वती का अन्य क्या नाम है? ये तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली कहा गया ऋग्वेद में। इसका नाम नदीतमा, ठीक है, देवीतमा और मातीतमा नाम बताया गया, उल्लेख मिलता है। इसे हम वाणी संगीत की देवी भी कहते हैं। किसे? वाणी संगीत की देवी कहते हैं सरस्वती नदी को, ठीक है। ये ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है। उस समय इसको बहुत पवित्र नदियों के रूप में जाना जाता था, ठीक है। लेकिन आज इसको हम, ये नदी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उस समय इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और नदियों में देखिए इसको सब अग्रवती भी कहा गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यमुना नदी का आपको 3 बार इसमें उल्लेख मिलता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो सिंधु नदी के बारे में, तो इस सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किसका उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा फैक्ट को। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन विस्तार कब से कब तक माना जाता है? इसके बारे में बात की तो हम लोग 1000 BC से 600 BC के बीच में, ठीक है। कहाँ तक फैला हुआ था? गंगा यमुना के द्वाब से लेकर मध्य देश तक फैला हुआ था। इसका विस्तार कैसे हुआ? तो राजाओं के द्वारा विजय प्राप्त करके इस क्षेत्र का विस्तार हुआ। सेकंड, यदि बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन में लोहे के आविष्कार हो चुका था, खोज हो चुका था। ये ध्यान रखिए कि ऋग्वेदिक कालीन में लोहों का ज्ञान अभी नहीं था, ठीक है। लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन आते आते लोहे का ज्ञान हो चुका था, खोज हो चुकी थी। जैसे कुल्हाड़ी बन गई, कुल्हाड़ी के बनने से जंगलों को काटने में आसानी होने लगी, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ को काट सकते तो जंगलों को काट कर उसमें आग लगा दिया गया पूरे क्षेत्र को, ठीक है। इस प्रकार इसका विस्तार हुआ मध्य देश का। एक किसमें उल्लेख मिलता है हमें? ब्राह्मण जो सतपथ है ना, सतपथ ब्राह्मण, उसमें हमको उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखिए उसमें विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ ने ये क्या किया, पूरा काट के आग लगा दी, इसलिए अग्नि वैश्य नर अग्नि, ठीक है, कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। किसमें उल्लेख मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में। अथर्ववेद में की बात करें तो इसमें जो मगध और अंग है, जो बिहार में है ना, मगध अंग जो पड़ता था, ठीक है, वो एरिया, उसको ही मगध अंग कहते हैं, की चर्चा दूरस्थ प्रदेश या ध्रुव प्रदेश के रूप में जाना जाए, ठीक है, ध्रुव प्रदेश। तो याद रखिए किसमें? अथर्ववेद में कहा गया सतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद की बात करें तो सबसे लास्ट में लिखा गया था। इसमें हमें
जो औषधियाँ हैं उस औषधिया का ज्ञान किस में प्राप्त होता है? अथर्ववेद में, बाकी किसी से हमें नहीं प्राप्त होता है। औषधि के जो भी कौन कौन से औषधियाँ हैं ये सब किस में उल्लेख हुआ है? तो अथर्ववेद में। सत्व ब्राह्मण, इसमें गौतम राहुगढ़ अभी पीछे ऊपर बात की तो उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो विध्यांतर तक फैला हुआ था उत्तर वैदिक कालीन में, ठीक है। तो नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? रेवा कहते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, रेवा। अगर अगर हम लोग बात करें पर्वत पूर्वी हिमालय, जो पूर्वी हिमालय है, हम लोगों ने पश्चिमी हिमालय देखा था, ठीक है। पूर्वी हिमालय में, ठीक है, मैनाक है, ठीक है, कोऊच है और चिककूद है। तो ये याद रखिए, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में मूंजवत कुछ नेम लिखे थे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका खत्म होता है उत्तर जो भौगोलिक विस्तार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक विस्तार, सामाजिक प्रॉब्लम, जितनी भी चीज़ें हैं और स्त्रियों की सामाजिक प्रॉब्लम क्या थी, दशाएं क्या थी, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। भी 2-4-5 वीडियो आने बाकी है। पीडीएफ में ये फ़ायदा है ना कि अब पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, और इसमें टाइम आपका बहुत कम टाइम में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये बहुत कम टाइम में वीडियो कंप्लीट हो जाती है, तो आपके लिए फ़ायदा है इसलिए, और ये मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बोर्ड से पढ़ाने से ये बेहतर है। तो हम लोग अब पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा समझने वाले होगा उसको हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। वाइट बोर्ड पे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो समझने वाली होगी, जो इंपॉर्टेंट होगी। और बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद, ठीक है, तो हम लोग उसमें मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय फ्रेंड।